नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी चुस्त दुरुस्त मस्त होंगे और लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, PSMPG कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्न ज्योग्राफी में। मित्रों, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने देखा कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वह सबसे अधिक कहाँ पर होता है, अधिकतम कहाँ पर होता है, उसको नापने की कौन सा यंत्र है, उसको किस इकाई में मापते हैं। इसके बाद हमने देखा कि वायुदाब वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसके बाद हमने बात की दाब प्रवणता की, और इसके साथ साथ हमने वायुदाब पेटियों को भी देखा। और हम आज के वीडियो में आप शुरुआत करते हैं हम वायुदाब से संबंधित दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम है वायुदाब प्रवणता एवं पवन संचरण। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आगे हम देखते हैं कि वायुदाब प्रवणता और पवन संचरण क्या होता है। प्रेशर ग्रेडियंट एंड एयर सर्कुलेशन, दो स्थानों के वायुदाब के अंतर को हम वायुदाब प्रवणता कहते हैं। ठीक है, इसको हमने काफ़ी डिटेल से देखा था पिछले वीडियो में। आगे देखते हैं, सामान्य नियम के अनुसार वायु उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। यदि आपसे कोई पूछे पवन कहाँ से कहाँ की ओर प्रवाहित होती है, तो उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। यानी अगर किसी एक ए स्थान का वायुदाब 877 है और दूसरे का 650 है, तो वायुदाब सबसे अधिक कहाँ पे हुआ, ए पॉइंट पे हुआ, और बी पॉइंट पर कम हुआ तो पवनें ए से बी की ओर प्रवाहित होंगी, यानी पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। आगे देखते हैं, वायु के प्रवाह का वेग वायुदाब की प्रवणता के परिणाम पर निर्भर करता है। ठीक है, सामान्य नियम के अनुसार वायुदाब प्रवणता एवं पवन वेग में सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध होने का मतलब है कि वायुदाब प्रवणता यदि बढ़ती है तो पवन का वेग भी बढ़ता है, और वायुदाब प्रवणता यदि कम होती है तो पवन का वेग भी कम होता है। दाब प्रवणता जितनी अधिक होती है पवन वेग उतना ही अधिक होता है, तथा दाब प्रवणता जितनी कम होती है वायु का वेग उतना ही कम होता है। वायु संचरण की दिशा दाब प्रवणता की दिशा पर ही निर्भर करती है। आगे देखते हैं हम, अर्थात वायु की दिशा सर्वदा उच्च वायुदाब प्रवणता से निम्न वायुदाब प्रवणता की ओर चलती है। ठीक है, आगे देखते हैं कोरियालिस बल। ये क्या होता है। धरातलीय सतह पर क्षैतिज रूप में प्रवाहित होने वाली पवन की दिशा प्रायः दाब प्रवणता एवं पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि क्षैतिज गति हो रही है, मान लीजिए कि पृथ्वी का धरातल है, और ये जो क्षैतिज गति हो रही है यानी कि धरातल के समानांतर जो वायु प्रवाहित होती है, वो किसका किसका परिणाम है, दाब प्रवणता और पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है, रोटेशन का परिणाम होती है। आगे देखते हैं हम, पृथ्वी अपनी अक्ष रेखा के सहारे पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ये आपको पता है कि पृथ्वी किस दिशा की ओर, यानी अगर ये पृथ्वी है तो ये ऐसे गति करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है। आगे देखते हैं हम, करती है, अतः इस घूर्णन के कारण वायु की दिशा में विक्षेप या विचलन हो जाता है। इस प्रकार वायु की दिशा को प्रक्षेपित करने वाले बल को विक्षेप बल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी जब घूमती है तो वह पवन की दिशा को विक्षेपित कर देती है, यानी विचलित कर देती है, उसे हम विक्षेप बल कहते हैं। और इस विक्षेप बल का जो अध्ययन किया था सर्वप्रथम जी कोरियालिस महोदय ने किया था। अतः इस विक्षेप बल को वायु की दिशा में विक्षेप की प्रक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन कोरियालिस महोदय ने किया था। अतः इस विक्षेप बल को कोरियालिस बल या कोरियालिस प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप। कोरियालिस बल क्यों उत्पन्न होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, जिसे हम विक्षेप बल कहते हैं, और इसका अध्ययन सर्वप्रथम कोरियालिस महोदय ने किया था, इसलिए इसे
कोरियालिस बल या कोरियालिस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कोरियालिस बल के कारण सभी हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। वायु की दिशा में दाहिनी या बाईं ओर विशेष पृथ्वी के घूर्णन के संदर्भ में है। कहने का मतलब ये है कि पवन यदि उत्तर से दक्षिण ऐसे आ रही है यदि या दक्षिण से उत्तर जा रही है तो वह किस दिशा में मुड़ जाएगी? उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं ओर। जैसे आपकी ये पवन यदि आ रही है ऐसे और ये दक्षिणी पवन ये जा रही है ऐसे, तो उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं ओर यानी कि इस दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर, यानी कि आप इधर से अगर खड़े हैं तो ये आपका दायां हुआ तो दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, या हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपकी पवन है, दूसरी पवन आपकी ये है, तो यदि आप ऐसे सीधा खड़े हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, किसके कारण? कोरियालिस बल के कारण। आगे देखते हैं। यही कारण है कि निम्न वायुदाब सिस्टम में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत परंतु दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल दिशा में प्रवाहित होती हैं, जिस कारण चक्रवातीय संचार का आविर्भाव होता है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि हमारी घड़ी की जो सुई होती है वो किस प्रकार चलती है। मान लीजिए आपकी ये मिनट की सुई है, ये आपकी घंटी की सुई है, तो सुई हमेशा इस प्रकार चलती है। तो ऐसे ही बताया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, यानी अब सुई ऐसे चलेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में सुई के अनुकूल दिशा में, यानी कि सुई ऐसे चलेगी, यानी पवनों की गति ऐसे हो जाती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में पवनें कैसे चलती हैं? ऐसे चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती हैं? ऐसे चलती हैं। ठीक है, सही, घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा में। ठीक है, आगे देखते हैं। कोरियालिस बल अपने आप में कोई बल नहीं है, अपितु यह पृथ्वी के घूर्णन गति का प्रभाव है। ठीक है, किसी भी ऐसी वस्तु जो गतिशील है पर कोरियालिस बल प्रभावी हो जाता है, कोई भी वस्तु जो गतिशील है उस पर कोरियालिस बल प्रभावी हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पवन, उड़ता हुआ पक्षी, उड़ान भरती हुई हवाई जहाज, हवा फायर की गई गोली, बैलिस्टिक मिसाइल और हवा में फेंके गए बड़े पत्थर आदि गतिमान वस्तुओं में कोरियालिस बल प्रभावी हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोरियालिस बल वायु की दिशा को प्रभावित करता है, ना कि उसके वेग को। आपको समझ लेना चाहिए कोरियालिस बल किसे प्रभावित कर रहा है? वायु की दिशा को प्रभावित करता है, ना कि वायु के वेग को। और वायु के वेग को कौन प्रभावित करता है? दाब प्रवणता। दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी वेग वायु का उतना ही अधिक होगा। यानी वायु के वेग से कोरियालिस बल का कोई संबंध नहीं है। कोरियालिस बल का संबंध किससे है? वायु की दिशा से है। ठीक है, आगे देखते हैं। वास्तव में यह बल यानी कोरियालिस बल हवा की दिशा की वास्तविक मार्ग से विक्षेपित कर देता है। ठीक है, अंत गतिमान वस्तु की दिशा को भी विक्षेपित कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पवन के वेग और कोरियालिस बल में सीधा संबंध होता है और विक्षेप में भी सीधा संबंध होता है। यानी पवन का वेग जितना अधिक होगा कोरियालिस बल भी उतना अधिक होगा, और कोरियालिस बल जितना अधिक होगा पवन का विक्षेप या विचलन ही उतना अधिक होगा। यानी कि पवन का वेग, अब आप ऐसे कह सकते हैं कि दाब प्रवणता, पवन का वेग, कोरियालिस बल और विक्षेप, इनमें सीधा संबंध होता है। कहने का अर्थ यह है कि दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवन का वेग भी उतना अधिक होगा, और पवन का वेग जितना अधिक होगा कोरियालिस बल भी उतना अधिक होगा, और कोरियालिस बल जितना अधिक होगा पवन का विक्षेप यानी विचलन ही उतना अधिक
होगा। आशा है मित्रों यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं हम विक्षेपण यानी डिफ्लेशन अर्थात कोरियोलिस बल का प्रभाव क्या पड़ता है, ये भी देख लेते हैं। अक्षांश रेखा के साइन के सीधे समानुपातिक होता है। ये पॉइंट आपको नोट करके रख लेना चाहिए कि जो कोरियोलिस बल होता है वह अक्षांश रेखा के साइन के सीधे समानुपातिक होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है। कोरियोलिस बल का प्रभाव गतिमान वस्तु के द्रव्यमान के सीधे समानुपातिक होता है। ठीक है। कोरियोलिस बल क्षैतिज दिशा में गतिमान पवन के वेग के सीधे समानुपातिक होता है, यानी कि कोरियोलिस बल जितना अधिक होगा गतिमान पवन के वेग में उतना ही अधिक होगा, यानी कि पवन का वेग जितना अधिक होगा कोरियोलिस बल भी उतना अधिक होगा। यही बताने के नियम कहा गया है। ठीक है। आगे बात करते हैं हम पवन के दिशा को लेकर के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। पहला आपका फेरल का नियम, फेरल्स लॉ। फेरल के पवन के दिशा के नियम के अनुसार, यानी पवन की दिशा से संबंधित कितने सिद्धांत हैं? 2 सिद्धांत हैं। कौन कौन से? जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है, यदि उस दिशा में मुंह करके खड़ा हो जाए कोई व्यक्ति, तो जिस दिशा से पवन आ रही है उस दिशा की ओर पीठ करके खड़ा हो जाए यदि कोई व्यक्ति, तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि कहने के लिए फेरल क्या कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि पवन आपकी इस साइड से आ रही है, यानी ईस्ट से वेस्ट आ रही है। ठीक है। और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो जाए, कैसा करके? पीठ करके खड़ा हो जाए, यानी कि पीठ इसकी वायु की दिशा, उस वायु की साइड है जहाँ से वो आ रही है। तो वो क्या कह रहा है आगे कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी ओर बाईं मुड़ जाती हैं। यानी इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसका बायां हाथ किस ओर होगा? बायां हाथ ये वाला होगा, यानी ये पवन ऐसे मुड़ जाएगी, यानी कि पवन जो ऐसे आ रही थी वो ऐसे मुड़ जाएगी। और अगर यही दक्षिणी गोलार्ध में होता तो ये बाईं ओर मुड़ जाएगी, यानी कि पवन अगर ऐसे आ रही है तो बाईं ओर ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है। यही बताने की कहा गया है कि पवन जिस ओर से आ रही है यदि कोई व्यक्ति उस ओर पीठ करके खड़ा हो जाए तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। आगे देखते हैं। दूसरा नियम है आपके बायज बैलेट का नियम। ये नियम मित्र दोनों आपको याद रखने हैं, ये आपके कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि भूमध्य रेखा पर हवाओं की दिशा पर पृथ्वी की अच्छी गति का प्रभाव नगण्य होता है, यानी कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की अच्छी गति का यानी घूर्णन गति का कोई प्रभाव नहीं होता है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर बायज बैलेट महोदय ने वायु दाब की स्थितियों की कल्पना की, यानी कि जहाँ फेरल का नियम वायु के दिशा से संबंधित है तो बायज बैलेट का नियम वायु दाब की स्थिति से संबंधित है। और वो क्या कहते हैं इस बारे में कि जिस दिशा में हवा प्रवाहित हो रही है यदि उस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून दाब बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि हवा आपकी ऐसे आ रही है, ईस्ट से वेस्ट आ रही है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो आपका वायुदाब उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब कहाँ होगा? इस ओर होगा, क्योंकि जब आप ऐसे खड़े होंगे तो बायां हाथ आपका इसी तरफ आएगा। यही कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में न्यून दाब बाईं तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में, मान लीजिए कि ये पवन अब आ रही है दक्षिणी गोलार्ध से, तो न्यून दाब कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, यानी कि इस हवा के बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली हवा के दाईं ओर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा। यही बायज बैलेट महोदय ने अपने नियम में बताया है। आगे देखते हैं। वायु की दिशा पर घर्षण का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग सड़क पर चलते हैं तो हम चल किस कारण पाते हैं? तो घर्षण बल के कारण ही चल पाते हैं। इसी प्रकार वायु की दिशा पर भी घर्षण का प्रभाव पड़ता है। घर्षण बल हवा की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पवन ऐसे चल रही है और ये
धरातल पर, ये आपका धरातल है, अगर ये घिसटती हुई चल रही है इस धरातल पर, तो ये इसके विपरीत काम करता है, यानी कि इस हवा के वेग को कम कर देगा ये। ठीक है, यही आगे बताया गया है कि असमान धरातल पर घर्षण का प्रभाव अधिक होता है। असमान धरातल मतलब ये आपका सीधा धरातल है, यहाँ पर ये असमानताएं पैदा हो जाएं अगर, तो इसका प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ घर्षण का प्रभाव कम होता जाता है। अभी तक आपने देखा कि ऊंचाई के साथ ज़्यादातर चीज़ें कम होती चली जाती हैं, चाहे तापमान हो, वायुदाब हो, गैसें हो, धूलकण हो, जलवाष्प हो, सभी ऊंचाई के साथ कम होती चली जाती हैं। ठीक है, घर्षण के कारण हवा समवायुदाब रेखा के समानांतर ना होकर कोण बनाकर प्रवाहित होती है। जाहिर सी बात है कि यह अगर असमान धरातल है, यहाँ पर पवन प्रवाहित होगी तो वो समानांतर नहीं जा सकती है, वे कोण बनाते हुए ऐसे ऐसे प्रवाहित होगी। ठीक है, हवा की सामान्य दिशा वह होती है जिधर से हवा आती है और उसी के अनुसार उसका नाम रखा जाता है। कहने का मतलब है कि यदि पवन पश्चिम से पूर्व दिशा में चल रही है, ये वेस्ट है आपका, ये ईस्ट है, तो हवा का जो नाम होगा वे जिस दिशा से आ रही है, यानी कि अगर वेस्ट से ईस्ट जा रही है तो ये इसे हम पश्चिमी पवन कहेंगे। यदि वह नॉर्थ से साउथ आ रही है तो इसे उत्तरी पवन कहेंगे। यदि दक्षिण से उत्तर जा रही है तो इसे दक्षिणी पवन कहेंगे। यदि पूर्व से पश्चिम जा रही है तो इसे पूर्वी पवन कहते हैं। जबकि यहीं पे बता दें मित्रों हम कि जो आपके जलधारा का नामकरण होता है वह जिस ओर बह रही होती है उसके आधार पर होता है। यानी कि अगर जलधारा आपकी वेस्ट से ईस्ट जा रही है, यानी पश्चिम से पूर्व जा रही है, तो इसे हम पूर्वी धारा कहेंगे। जबकि यहीं पर अगर पवन प्रवाहित होती है वेस्ट ईस्ट की ओर तो इसे पश्चिमी पवन कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये रहा मित्रों आपका वायुदाब से संबंधित वीडियो। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।